नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी एंकर 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में बहुत बढ़िया बढ़िया डिसीजन करते जा रहा है। आज उन्होंने जो शिक्षा विभाग है उसको बंद करने के लिए 20 तारीख को एक आदेश पारित कर दिया। उन्होंने बोला अब से शिक्षा विभाग नहीं रहेगा। और जो शिक्षा विभाग की जो मंत्री थी, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनको तुम्हारा लिंडा मैक्सवेल करके था, उनको बुलाया, अपने बराबर में खड़ा किया और बोला कि इनको अच्छे से देख लो, ये अमेरिका देश की अब अंतिम शिक्षा मंत्री होने वाली है, क्योंकि इसके बाद से मैं शिक्षा विभाग को बंद कर दूंगा। एक्चुअल में थोड़ा सा मामले को समझेंगे कि शिक्षा विभाग को बंद क्यों कर रहे हैं। पहले समझ लेते हैं कि ये बना कब था। साथ ही ये 1979 मतलब 1989 में ये कांग्रेस, वहाँ का जो संसद है, उसमें एक अलग सा अधिनियम जोड़ा गया था, उसको जोड़ के इसको अलग से पारित किया गया था। लेकिन इसको बंद क्यों किया जा रहा है? एक्चुअल में जो इसका नाम है ना शिक्षा विभाग, लेकिन शिक्षा को छोड़कर बाकी सब वो काम हो रहे हैं इसमें। ऐसा क्यों? ये काम क्या करता है? इसकी एक इकाई है शिक्षा विभाग की। इकाई क्या है? ये जो जितने भी वहाँ पे लगभग बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं अमेरिका के अंदर। लेकिन अमेरिका ने एक सर्वे कराया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें देखा कि लगभग 70% तो ऐसे बच्चे हैं जो कि सही से पढ़ भी नहीं पाते, और लगभग 72% बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में बिल्कुल निलबटे सन्नाटा है। तो इसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में सनकी लगी और उन्होंने भी तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में बोला, हटा यार, इसको बंद करो, कोई मतलब नहीं है, अपन इतने पैसे खर्च कर ले। $60 बिलियन वो अपनी शिक्षा नीति पे खर्च करते हैं। बोले यार, हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ के बच्चे, 8वीं क्लास के बच्चे मतलब पढ़ नहीं पा रहे, और लगभग 72% बच्चे ऐसे थे जो मैथमेटिक्स में बिल्कुल निलबटा सन्नाटा था। तो उनकी दिमाग की खोपड़ी घूमी। उन्होंने अपने डोज डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको लगभग 1000 से जो ज़्यादा शिक्षा के कर्मचारी थे उनको फायर कर दिया, और उसको बंद करने के लिए बोल दिया कि एक आदेश में पारित कर रहा हूँ। वहाँ के सभी बच्चे, छोटे किसी स्कूल में गए, वहाँ बच्चों से बोलो क्या मैं शिक्षा विभाग को बंद कर दूँ? उन्होंने बोला हाँ बंद कर दो। बच्चों को क्या मालूम है, हमने सिर में हाँ मिला दिया। उन्होंने बोला हाँ, मेरे को बहुत अच्छा हुआ, मैंने साइन कर दिए, अब ये शिक्षा विभाग बंद हो जाएगा। बंद क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे का लॉजिक क्या है, फैक्ट क्या, तथ्य है क्या, क्या ऐसा क्या कारण हो गया जो बंद कर रहा है? एक्चुअल में हो क्या रहा है कि अगर थोड़ा सा ये समझे, पहली बात तो ये, इसे बंद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को अलग से एक संसद में, उनके यहाँ जो कांग्रेस है ना, उसमें लाना पड़ेगा एक बिल, अध्यादेश। उसके बाद वहाँ के जो संसद हैं वो उसकी सहमति देंगे, उसके बाद में ही ये रद्द होगा। लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर दी है उन्होंने। सीधी सी बात है, परेशानी खड़ी करने के पीछे वजह क्या है? उन्होंने ये बोला है कि भाई मैं $60 बिलियन देता हूँ। $60 बिलियन देने के बाद भी मेरे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है ना, वो बिल्कुल डामाडोल है। ये शिक्षा व्यवस्था अपनी राज्य सरकार अपने से देखे, क्योंकि एक्चुअल में काम क्या कर रही है? जो 1500 कर्मचारियों की एक इकाई है ना शिक्षा विभाग के अंदर, एक इकाई है, उस इकाई के अंदर 1500 कर्मचारी काम करते हैं। वो काम क्या करते हैं कि जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने एजुकेशन लोन ले रखा है, उस एजुकेशन लोन को कितने लोगों के पास कितना गया, उसने कितना रिफंड किया, और उसका कब कब उसकी EMI है, इस सब चीज़ का लेखा जोखा रखने का काम है इन 1500 लोगों का। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहने का मतलब ये था कि यार, ये वाला जो काम है ना, ये तो हमारे बैंकों का है। भाई शिक्षा विभाग के अंदर इस चीज़ का क्या काम कि किसने कितने पैसे लिए, लोन के कब दिए, उस बच्चे के पास कितना लोन बकाया है, उसने कब लिया था? तो ये काम तो बैंक का है, और बैंक के अंदर ऑलरेडी 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं। तो ये जो 1500 कर्मचारी हैं, इनका क्या काम है? फ्री फोकट की तनख्वाह दे रहे हैं। पहले भी डोज डिपार्टमेंट इस चीज़ के लिए बदनाम रह चुका है। उन्होंने कई बार इस चीज़ बयान में दे के भी बोल चुका है कि आप अपने काम की व्याख्या कीजिए, नहीं तो हम आपको आपकी जॉब से निकाल देंगे। डोज डिपार्टमेंट, जो कि अमेरिका के, जो कि आज डोज डिपार्टमेंट के हेड बने हुए हैं, एलोन मस्क ने बहुत से लोगों को नौकरी से फायर कर दिया। उसके चलते प्रोटेक्ट्स भी हो रहे हैं वहाँ पे। उनकी जो टेस्ला कंपनी के सामने अमेरिका लोगों के प्रोटेक्ट्स हो रहे हैं कि हम लोगों की नौकरी चली गई, हम लोगों की ये चली गई, वो चली गई। बाकी वो एक सेकेंडरी विषय है। शिक्षा विभाग को या शिक्षा को बंद करने के पीछे का लॉजिक ये है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि यार मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, उसके बाद में भी रिजल्ट नहीं आ रहा। भाई आप अपने भारत की तो कंडीशन की बात ही नहीं करें, क्योंकि भारत में तो एक आपने कोई विभाग बना दिया ना, झिंगालाला विभाग, और आप अगर उस झिंगालाला विभाग को फिर बंद करोगे ना, तो आपकी आफत आ जाएगी कि उसने कुछ जो विभाग थे उन्हें मर्ज कर दिया। एक्चुअल में इसके पीछे अमेरिका की मंशा क्या है? अमेरिका क्या चाहता है कि भाई मैं अपना जो पैसा है ना, जो इधर उधर जा रहा है, बेमतलब में खर्चा हो रहा है, उसे बचा सकूँ, क्योंकि जो टैक्स पेयर का पैसा है वो सही जगह लगे। इन्होंने कुछ दूसरे देशों को जो ऐड दिया जाता था, ऐड एक्चुअल में मदद को बोलते हैं ना, सहयोग राशि, दान।
है ना, जो कुछ देशों को देते थे, जैसे म्यांमार है तुम्हारा, अमेरिका इसको देता था, पाकिस्तान को देता था, बांग्लादेश को देता था, भारत को भी देता था कुछ, लेकिन भारत को इतनी छोटे फंड में देता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही देता था। ऐड तो उन्होंने तो कर दी बंद। ऐड के बाद वो भी दूसरा उनका दिमाग घुमा कि यार ये शिक्षा विभाग के 1500 कर्मचारी हैं, ये इसका लिखा जोखा रख रहे हैं, ये तो काम बैंक का है, बैंक वाले रखें किसको कितना पैसा दिया, उसका आया तो कब आया, क्यों नहीं आया, क्या कब आना है। तो ये शिक्षा विभाग वालों का क्या काम है? इनको सबको फायर करो या इनको दूसरी जगह एडजस्ट करो, क्योंकि अल्टीमेटली ना ये विभाग ख़त्म होने से सरकार के बजट पर असर पड़ता है। अभी अगर भारत की बात करें तो लगभग 93 विभाग है, 53 ऐसे जो कहीं ना कहीं विभाग है ना किसी न किसी को दिए गए हैं। भाई अल्टीमेटली जैसा अभी भारत की हम बात करें, कृषि विभाग है, कृषि विभाग का जो केंद्रीय कृषि विभाग है वो क्या करता है, राज्यों को किस विभाग को कितना फंड देना है वो एलोकेट करता है। तो वो ये तो वित्त विभाग भी कर सकता है, जो फाइनेंस इंडस्ट्री है या फाइनेंस मिनिस्टर है, या उन वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। सपोज करो अपने शिक्षा विभाग के लिए, जो भारत के पास शिक्षा विभाग पैसा खर्च करता है वो है 1,28,650 करोड़ रुपया, है ना। इतना रुपया भारत शिक्षा के लिए अलग अलग देता है, तो वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अलग विषय अपन बात कर लेते हैं अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता है कि भाई इतना पैसा खर्च करने के बाद भी लगभग $20 बिलियन तो उन्होंने कोरोना काल में की ताकि बच्चों की शिक्षा ना रुके तब दिया था, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं निकला। $20 बिलियन दिया, अभी $60 बिलियन का बजट है। अमेरिका अपना 5% से ज़्यादा GDP का शिक्षा के ऊपर खर्च करता है, लेकिन उसके बाद में भी रिजल्ट क्या आ रहा है? कुछ नहीं। भाई आप बताओ, इतना पैसा, आधुनिकता की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, इतनी कमी ना होने के कारण भी क्या निकल रहा है? रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। भाई आप बताओ, इतना पैसा खर्च करके भी अगर अमेरिका के बच्चे हो, एंड जो वहाँ के वाइट हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है निकल के कि 70% 72% बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स का कुछ नहीं जानते। 70% बच्चे ऐसे हैं 8वीं तक के 8 क्लास के स्टूडेंट हैं, वो पढ़ ही नहीं पा रहे। तो आप इतना अगर शिक्षा पे पैसा खर्च कर रहे हो, उसके बाद में भी अगर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्या मतलब है? तो अपने यहाँ तो फिर भी शिक्षा का एक, कहीं प्राइवेट में या सरकारी में तो भी बच्चे पढ़ ले रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ ऐसा तो कोई नहीं है ना 8वीं क्लास का वो हिंदी ना पढ़ पाए। वहाँ की तो कंडीशन जो हम उसको रोल मॉडल को रखते हैं कि यार अमेरिका का रोल मॉडल है ये वो, कहीं ना कहीं इसमें अगर देखा जाए ना तो भारत की जो शिक्षा पद्धति थी ना, गुरुकुल पद्धति, वही हमेशा आप आगे भी पीछे भी इसको नोटिस करके चलना कि बच्चे के अंदर एक व्यक्तित्व मैच्योर होता था। अगर वो बच्चा पढ़ता था, पढ़ने के बाद उसके अंदर एक संस्कार डेवलप होते थे, भाई किस तरह का, किससे कैसी बातें करनी है, क्या क्या हमें किस किस अपने धार्मिक ग्रंथ का वो लेना है। अभी तो हमारा जो शिक्षा है ना वो एक हमारा फंडामेंटल राइट हो गया है, लेकिन उस अब से कुछ दिन पहले जब शिक्षा हमारा फंडामेंटल राइट नहीं हुआ करता था, ये एक थोड़ा सा लग्जरी में आती थी, क्यों उस समय भारत आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, है ना। उस समय भारत में इसी को, शिक्षा को अपने भारत के मूल अधिकारों में नहीं जोड़ा गया था। अभी तो भारत के मूल अधिकारों में से एक शिक्षा है। मूल अधिकार मतलब आपका फंडामेंटल राइट। जैसे मैं हंसूंगा या रोऊंगा, ये मेरा अपना पर्सनल राइट है, ये कोई डिसाइड नहीं करेगा कि यार तू हंस रहा है या रो रहा है। या जैसे कोई अगर मेरे मूल अधिकारों का हनन करेगा तो मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, या मैं अपनी जो जुडिशरी है वहाँ जाके अपील दायर कर सकता हूँ कि ये मेरे फंडामेंटल राइट हैं जो कि संविधान में लिखे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकार, उनका उल्लंघन किया जा रहा है। तो उसके लिए अपना जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारत के संविधान में ही लिखा है। तो ऐसे ही जो शिक्षा है ना, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी 8वीं तक, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। गवर्नमेंट ने भी देखा, सरकारी में आप कहीं भी पढ़ाओ, लेकिन उसके बाद में भी अब अलग अलग लॉजिक होता है अलग अलग देशों में। चीन भी 5% GDP का अपना खर्चा करता है, भारत भी 4-5% करता है। भारत के अंदर केंद्र सरकार की अलग शिक्षा नीति हो रही है, राज्य सरकार की अलग शिक्षा नीति होती है, लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो जितनी भी शिक्षा नीति होती है ना, वो इसलिए पालन कर लेती है क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर से फंड आ रहा होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की शिक्षा नीति का कोई वो आया कि भाई ये आपको पढ़ाना है, ये चैप्टर है या कोई भी, चूँकि वो उसमें राज्य का अपना नहीं है, कुछ विषय होते हैं जो राज्य के अपने होते हैं। जैसे पुलिस का विषय, पुलिस डिपार्टमेंट में कभी भी केंद्र सरकार डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं होती। एक फैक्ट होता है कि वो यूनियन टेरिटरी ना हो,
वो यूनियन टेरिटरी ना हो, अगर वो संपूर्ण राज्य है ना, तो वहाँ की जो पुलिस है ना वो राज्य सरकार के अधीन आती है, वो राज्य सरकार अपने से मैनेज करती है। सीआईडी है वो राज्य सरकार के अंदर आती है, राज्य सरकार अपने से देख रेख करती है। लेकिन जैसे कुछ विभाग हैं, जैसे सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, वो राज्य सरकार के अधीन नहीं आती, वो मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनती जब वो अपने पे जाती है। तो ईडी है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, परिवर्तन निर्देशालय भी बोल सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। थोड़ा सा अलग चैप्टर हो जाएगा। आईबी है, इंटेलिजेंट ब्यूरो है ना, ये थोड़ा सा एक अलग विषय हो जाएगा। थोड़ा आज जो जिस विषय पर चर्चा की है वो डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने और तुम्हारा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में एक अध्यादेश पारित कर दिया कि अब शिक्षा विभाग की ये इकाई बंद कर दी जाएगी। लेकिन ये इतना आसान है नहीं साथियों। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए उन्हें अलग से अध्यादेश लाना पड़ेगा अपनी कांग्रेस में। कांग्रेस वहाँ की संसद को कहा जाता है। एक सेनेट होती है, कांग्रेस होती है। जैसे अपने यहाँ पे उच्च सदन को बोला जाता है राज्यसभा, निम्न सदन को बोला जाता है लोकसभा, ऐसे ही वहाँ की उच्च सदन को बोला जाता है सेनेट, निम्न सदन को बोला जाता है कांग्रेस। तो पहले उसे उसमें लाना पड़ेगा और फिर उसके बाद इसके विभाग को ख़त्म किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट संस्था चला रहे हो सबको ख़त्म कर दो। इसमें कहीं ना कहीं जुडिशरी, जो वहाँ की जुडिशरी है और जो नेता कर दिया, मतलब पॉलिटिक्स है, इनके बीच में आमना सामना टकराव हो सकता है जुडिशरी इसको डायरेक्ट मना कर दे। कुछ ऐसे डोनाल्ड ट्रंप के आदेश हैं जिसको जुडिशरी में डायरेक्ट टक्कर दी गई है, बोले नहीं ये गलत किया आपने। हालांकि अब अगर बात करें थोड़ा व्यापार पे, तो भारत ने भी 12% के आसपास टैरिफ लगा दिया इंपोर्ट पे। अगर कोई इंपोर्ट करता है स्टील तो उस पर 12% टैरिफ लगा दिया भारत ने। क्यों लगा दिया, उसके पीछे का क्या कारण है साथियों? कारण ये है कि जिस तरह से अमेरिका में 25% का टैरिफ लगाया है ना, तो अमेरिका में 25% का टैरिफ लगने से जो चीन है ना, चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूसर है। मतलब सबसे ज़्यादा चीन स्टील प्रोड्यूस करता है, अगर वो बेचता है अमेरिका को या अन्य कंट्रियों को, और अमेरिका ने उस पर लगा दिया टैरिफ, तो चीनी की नज़रों में जो है ना भारत आ रहा है। भारत के आने से क्या हो रहा है कि उसको जिस चीज़ का नुकसान है उसे यही देख रहा है कि यार इधर से व्यापार का नुकसान हुआ तो इधर ले लूँ। लेकिन उससे भारत की जो स्टील कंपनी है वो थर थर काँपने लगी, क्योंकि अगर कम रेट में चीप रेंज में स्टील मिल जाएगी ना, तो यहाँ डंप हो जाएगा माल। डंप हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ की स्टील प्रोड्यूसर कंपनियाँ हैं ना, सेल है, JSW है ना, वेदांता है, हिंडाल्को है, ऐसी जो कंपनियाँ हैं जो स्टील को कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग करती हैं या बनाती हैं, या उनके लिए बड़ी स्थिति गंभीर हो जाएगी। तो उन्होंने सरकार से बोला कि आप जो इंपोर्ट है ना, स्टील इंपोर्ट पर टैक्स लगाओ, जिससे हम लोग बचे रहें, नहीं तो हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। कितने लोगों को हम जॉब से निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब सस्ते रेट में, अगर सपोज करो आपको समोसा अपने घर में बना कर 12 रुपये का पड़ रहा है ना, वो कोई तुम्हें समोसा 6 रुपये का 8-7 रुपये का बेच के जा रहा है, तो जो आपसे समोसा खरीदते हैं ना, वो तुमसे नहीं खरीदेंगे, वो 7 रुपये मुझसे खरीद लेंगे। अब तो तुम्हें क्या करोगे? तुमने जो 10 आदमी रख रखे हैं नौकरी पे, इन्हें आप समोसा खुद थोड़ी खाओगे, इन्हें आप नौकरी से हटा दोगे, तो जो लोगों की नौकरी जाएंगी तो कहीं ना कहीं देश की जो GDP में फिर से वही समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए भारत सरकार को मजबूरी में आकर अपने टैक्स में बदलाव करना पड़ा कि हम 12% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। लेकिन नुकसान भी होगा साथियों। नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा उन लोगों को जो जिनका प्रॉक्सी प्ले, मतलब जिनका रॉ मटेरियल है स्टील, जो कच्चा माल, जैसे सपोज करो आपने किचन का कोई सामान देखा होगा ना, मैंने वो सिंक वगैरह या इस तरह का जो प्रोडक्ट बनाती है ना, क्योंकि वो छोटे मात्रा में स्टील खरीदती हैं। तो वो हालांकि अभी सरकार से बोल रहे हैं कि आप जो है ना, हमें कुछ इस चीज़ में राहत दो, क्योंकि हम अगर ऐसा माल इतने रुपये में खरीदेंगे तो हमारा तो लग जाएंगे, क्योंकि हमारा जो OPM है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो तो बेसिकली पहले ही कम है। तो इसलिए अब से देखते हैं सरकार क्या करती है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।